प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 5 सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 5.3 स्ट्रेस स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था और उस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी मटेरियल का एक ऑब्जेक्ट लें और उस पर फोर्स अप्लाई करें। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसका बिहेवियर किस तरह से होता है, यहां से हमें पता चलता है कि उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किस किस तरह की हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये जो पढ़ना है स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस, ये एक्चुअली क्या है। देखिए, जब मैकेनिकल टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, फोर्स अप्लाई की जाती है, तो वहां से उस मटेरियल के बिहेवियर को नोट किया जाता है। एक्चुअली उन टेस्ट से फिर निकल के क्या आता है, वहां से हमें पता ये चलता है कि कितनी स्ट्रेस अप्लाई करने पर कितनी स्ट्रेन हुई है और किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल का यंग मॉडुलस कितना है। तो आज के लेक्चर में फिर हमने तीन मेन कंसेप्ट्स पे बात करनी है। सबसे पहला है स्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेन और उसके बाद यंग मॉडुलस। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रेस पे बात करते हैं। डेली लाइफ में आप स्ट्रेस को किस तरह से समझते हैं? जब भी मैं स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करता हूं तो उनके ज़हन में एक ही बात आती है कि सर पेपर्स का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस। जब बोर्ड के एग्जाम करीब आ जाते हैं तो उस वक्त कॉलेज में भी टेस्ट शुरू हो जाते हैं और ऊपर से एग्जाम की अलग से टेंशन होती है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है कि पेपर्स में क्या बनेगा, किस तरह के मार्क्स आएंगे। लेकिन फिर अचानक से आपको कहीं से कोई मोटिवेशन मिलती है और आप में एक ऐसी फीलिंग आ जाती है कि अब तो मैं एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दूंगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर दिखाऊंगा, बल्कि बोर्ड में पोजीशन लेके आऊंगा। तो ये जो आपके अंदर एक फीलिंग बिल्ड हुई है, आप पे बर्डन आया और फिर आपको कहीं से कोई मोटिवेशन मिली, आपने उस बर्डन को रेजिस्ट किया, यानी आपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर कर लिया कि उस बर्डन को रेजिस्ट करने लग गए कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं इतने मार्क्स लेकर दिखाऊंगा, मैं लाजमी तौर पर पोजीशन विन करूंगा। यहां पर एक्चुअली स्ट्रेस का मीनिंग यह है कि जो आपके माइंड में एक रेजिस्टेंस बिल्ड हुई है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। आप तो ये समझते हैं कि बर्डन आया, बहुत सारी फोर्सेस आई, ये स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस एक्चुअली ये नहीं होती। अगर आप स्ट्रेस के डीप में जाएं तो इसका बहुत ही पॉजिटिव सेंस निकलता है। तो यहां पर एक्चुअली स्ट्रेस ये है जो बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्ड हुई है आउटसाइड वाली फोर्सेस के अगेंस्ट, उसको एक्चुअली हम फिजिक्स में स्ट्रेस कहते हैं। अब देखें, अगर मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये बॉल वापस अपनी पोजीशन को रिस्टोर करना चाहती है। इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुए हैं, अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करना चाहते हैं। अब यहां पर जो मैंने फोर्स अप्लाई करके रखी हुई है, वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। यहां पर स्ट्रेस आउटसाइड से नहीं है, बल्कि बॉडी के अंदर स्ट्रेस बिल्ड हुई है। तो बॉडी के अंदर कितनी स्ट्रेस बिल्ड होगी, जितनी आप बाहर से ज्यादा फोर्स लगाएंगे इतनी ज्यादा स्ट्रेस बिल्ड होगी। अब अगर मैं इस पूरी बॉल को इस तरह से पकड़ के दबा देता हूं तो यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेस इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी फोर्स लगाई है, कितने एरिया पर लगाई है। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द फोर्स as the force applied per unit area to produce any change in the shape, to produce any change in the shape, volume or length of a body, volume or length of a body। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर आपने तो ये बताया कि स्ट्रेस किसी भी बॉडी के अंदर होती है। देखो, यहां पर अगर मैंने फोर्स अप्लाई की तो इस बॉडी में क्या आई, स्ट्रेस आ गई, यानी इसके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को क्या करना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं। अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की कितनी ज्यादा टेंडेंसी दिखाएंगे, जितनी ज्यादा मैंने फोर्स अप्लाई की है।
इसका मतलब है कि स्ट्रेस इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने कितने एरिया पर कितनी फोर्स अप्लाई की है। इट्स मीन कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस एनी चेंज इन शेप, वॉल्यूम और लेंथ ऑफ ए बॉडी। अब यहां पर लिखते हैं कि स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है। तो यहां पर फार्मूला की हेडिंग लगाएंगे, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू कितने एरिया पर कितनी फोर्स लगी है, यानी कितनी फोर्स लगी है कितने एरिया पर, फोर्स ओवर एरिया। अब हम स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, ये कुछ इस तरह का सिंबल होता है जिससे हम स्ट्रेस को डिनोट करते हैं। याद रहेगा बच्चों, बिल्कुल याद रहेगा। इज इक्वल टू फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, डिवाइडेड बाय एरिया को किससे करते हैं, ए से। अब इस सिंबल को हम कहते क्या है, देखिए आपने एक कैपिटल सिग्मा पढ़ा हुआ है जो कि हम इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह फिर एक स्मॉल सिग्मा भी होता है जिसको हम कुछ इस पैटर्न पर लिखते हैं, और स्ट्रेस को हम इसी सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये क्या होती है, फोर्स ओवर एरिया। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि प्रेशर का भी तो यही फार्मूला होता है। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, कि कितने एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है। देखो अगर यहां पर मैं इस मार्कर के जरिए अपने हैंड पर इस तरह से फोर्स लगाता हूं, तो अब कितने एरिया पर कितनी फोर्स लग रही है, ये क्या बताएगा कि कितना प्रेशर है। अब अगर मैं इस मार्कर से इसके कैप को रिमूव कर दूं और अब यहां पर फोर्स अप्लाई करूं, तो अब देखिए एरिया कम होगा, फोर्स इतनी ही होगी लेकिन एरिया कम होगा। जब एरिया कम होगा तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा चुभने लगेगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा है। जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फोर्स बेशक उतनी ही रहेगी लेकिन जब एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है जब एरिया ज्यादा होगा तो उस केस में मुझे इतना महसूस नहीं होगा क्योंकि वहां पर प्रेशर कम है। जब एरिया कम होगा तो उस केस में प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन अब बात यह है कि अगर प्रेशर हमारे पास था तो फिर स्ट्रेस को डिफाइन करने की क्या जरूरत है। याद रखें स्ट्रेस और प्रेशर का फार्मूला तो एक है लेकिन ये फिजिकली दोनों क्वांटिटीज आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। फिजिक्स में हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस और प्रेशर सेम है। स्ट्रेस और प्रेशर फिजिकली कंसेप्ट वाइज बिल्कुल भी सेम नहीं है। इनका फार्मूला सेम है, इनका यूनिट भी सेम है, इनके डायमेंशंस भी सेम है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। इसी वजह से मैंने आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन में ही बता दिया था कि स्ट्रेस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को कहते हैं लेकिन प्रेशर आउटवर्ड होता है। देखो यहां पर अब मैंने इस पे कितनी फोर्स अप्लाई की, कितने एरिया पर, ये क्या है, प्रेशर है। लेकिन स्ट्रेस क्या है, जब मैंने फोर्स अप्लाई की कुछ एरिया पर तो इसमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने के लिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए टेंडेंसी दिखा रहे हैं, अंदर ही अंदर से फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं। तो वो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली स्ट्रेस। और वो रेजिस्टेंस कितनी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया। इसी वजह से हम स्ट्रेस का फार्मूला तो यही लिखते हैं लेकिन इसका कंसेप्ट डिफरेंस है। स्ट्रेस और प्रेशर में इसके अलावा भी बहुत सा डिफरेंस है जिसको एक्सप्लेन करें तो शायद कई आवर्स लग जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है। जब मैं बीएस लेवल पर स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो वहां पर एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें टेंसर एनालिसिस का एक चैप्टर है। आप में से भी अगर कोई स्टूडेंट्स हायर फिजिक्स में इंटरेस्टेड हुआ तो आप लोग भी आगे चलकर पढ़ेंगे। मैथमेटिकल मेथड्स में एक चैप्टर है टेंसर्स का, वहां जाकर एक्चुअली स्टूडेंट्स को समझ आती है कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस क्या है जब हम स्ट्रेस के लिए एक प्रॉपर टेंसर लिखते हैं। लेकिन ये हायर फिजिक्स की बात है, आपने जस्ट इतना याद रखना है कि जब किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो क्या करती है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने के लिए अंदर ही अंदर से फोर्स अप्लाई करती है, यानी वो इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है उस फोर्स के अगेंस्ट, उसे हम कहते हैं स्ट्रेस। लेकिन प्रेशर क्या है, आपने जितनी बाहर से फोर्स अप्लाई कर दी जितने एरिया पर, दिस इज द प्रेशर। तो स्ट्रेस के यूनिट्स कहां से निकलेंगे, ऑब्वियसली इस फार्मूला से निकलेंगे। फोर्स ओवर एरिया है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, तो यहां पर लिख दीजिए न्यूटन ओवर। एरिया का क्या यूनिट होता है, मीटर स्क्वायर, तो यहां पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अब अगर आप इस मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, मीटर पावर -2, तो न्यूटन मीटर पावर -2। यहाँ पर आपने एक स्पेस देनी है। स्पेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है कि क्यों ये वाली स्पेस देनी होती है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को इस तरह से नहीं लिखना, ये मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में बता चुका हूँ। इसको आपने इस तरीके से लिखना है, न्यूटन मीटर पावर -2। तो यहाँ पर हम लिख दिए द SI यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।
अगर इसको पूरे वर्ड्स की फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और अगर सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे, न्यूटन मीटर पावर -2 विच इज गिवन द नेम पास्कल। अब क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी लिखते हैं तो इस वजह से हमने कहा है कि इसको पास्कल का नाम भी दिया जाता है। पास्कल जब आपने कंप्लीट लिखना है तो आपने फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटलाइज नहीं करना बल्कि लोअर केस में लिखना है, यानी स्मॉल लिखना है, और सिंबल इसके इस तरह से होगा कैपिटल P स्मॉल a। अब ये जो स्ट्रेस है ये भी कई तरह की हो सकती है। देखिए कभी लेंथ में चेंज आएगा, कभी उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, कभी शेप में, यानी बॉडी की तीनों चीजें चेंज हो सकती है, लेंथ भी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, शेप भी चेंज हो सकती है। देखिए जब स्ट्रेस चेंज इन लेंथ लेकर आती है तो उस वक्त स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, जब चेंज इन वॉल्यूम लेकर आती है तो उस वक्त क्या कहते हैं, जब चेंज इन शेप लेकर आती है तो उस वक्त क्या कहते हैं। जब चेंज इन शेप होता है तो उस वक्त हम स्ट्रेस को एक सेपरेट नाम देते हैं, जब चेंज इन वॉल्यूम होता है तो उस वक्त इसका नाम एक सेपरेट होता है, और जब चेंज इन लेंथ लेकर आती है स्ट्रेस तो उस स्ट्रेस को हम एक सेपरेट नेम देते हैं। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहली टाइप है टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ ए बॉडी। जब मैंने स्ट्रेस अप्लाई की है तो यहां पर क्या हुआ है कि इसकी लेंथ में चेंज आया है। जब स्ट्रेस की वजह से लेंथ में चेंज आए तो ऐसी स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। देखो अगर ये इस तरह की एक बॉडी है, इस पर मैं हर तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करता हूं, हर तरफ से इक्वल फोर्स अप्लाई करता हूं तो यहां पर क्या होगा, इस बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेस जो बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर दे उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस। देखो अगर मैं इस बॉडी पर इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई करता हूं कुछ इस पैटर्न पर, अब क्या हुआ है, इसकी शेप चेंज हो गई है। ऐसी स्ट्रेस जो बॉडी की शेप को चेंज कर दे उसको हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस। तो यहां पर फिर स्ट्रेस की कितनी टाइप्स निकली, 3 टाइप्स। सबसे पहले क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस बॉडी की लेंथ को चेंज करेगी तो उस केस में स्ट्रेस कौन सी होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर स्ट्रेस बॉडी के वॉल्यूम को चेंज करेगी तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। और अगर स्ट्रेस बॉडी की शेप को चेंज करेगी तो वो कौन सी स्ट्रेस होगी, शियर स्ट्रेस। तो यहां पर स्ट्रेस वाला कंसेप्ट तो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं स्ट्रेन की तरफ। डेली लाइफ में स्ट्रेन को हम किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, यूजुअली इस तरह से कहते हैं किसी चीज का मुड़ जाना। जैसे आप भाग रहे हो तो आपका पांव मुड़ जाए, यानी आपके पांव में अगर मोच आ जाए तो वहां पर हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्ट्रेन आ गई है। या फिर आप अगर किसी चीज के साथ खेल रहे हो और खेलते खेलते आप उसकी शेप को चेंज कर दें तो वहां पर हम ये कहते हैं कि बॉडी में स्ट्रेन आ गई है। लेकिन अगर फिजिक्स में हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब बॉडी की शेप चेंज हुई है, बॉडी की शेप चेंज हुई है तो उस केस में वहां पे डिफॉर्मेशन हुई है। क्या हुई है, डिफॉर्मेशन। तो जब भी आप किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वहां पर डिफॉर्मेशन होती है। अब कितनी डिफॉर्मेशन हुई है स्ट्रेस अप्लाई करने पर, दिस इज द स्ट्रेन। यानी स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड। तो इसी डेफिनेशन को यहां पर लिखते हैं, स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, ऑफ ए सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड टू इट। तो यहां पर फिर आपको स्ट्रेन की डेफिनेशन भी समझ आ चुकी है। अब देखिए जो बॉडी है उसमें डिफॉर्मेशन भी तो तरह तरह की प्रोड्यूस हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि स्ट्रेन भी फिर एक तरह की नहीं होगी, स्ट्रेन भी कई तरह की होगी। स्ट्रेन की टाइप्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, कॉमन सेंस चेक करना चाहता हूं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक रबर स्ट्रिंग है। क्या है बच्चों, एक रबर स्ट्रिंग है, उसको मैंने स्ट्रेच किया है और इतना स्ट्रेच किया है कि इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर तक इंक्रीज कर गई है। यानी लेंथ चेंज हुई है और उसमें 1 सेंटीमीटर ऐड हो गई है, यानी इसको मैंने 1 सेंटीमीटर तक मजीद स्ट्रेच कर दिया। इसी तरह मैंने एक और रबर स्ट्रिंग ली है, एक और रबर स्ट्रिंग लेकर उसको 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया। क्या किया है, 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया है। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों केसेस में से कौन से केस में ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। इसका जरा आप कमेंट्स में आंसर करें, कौन से केस में ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। अब बहुत से स्टूडेंट्स आंसर कर चुके होंगे और उन्होंने आंसर किया होगा सर 2 सेंटीमीटर वाले केस में ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। सच बताना यही आंसर किया है। कुछ स्टूडेंट्स बाद में एडिट करके चेंज कर देते हैं, लेकिन
यूजुअली स्टूडेंट्स यही वाला आंसर करते हैं जब मैं क्लास में पूछता हूँ कि सर 2 सेंटीमीटर जिसमें आपने स्ट्रेचिंग की है उसमें ज़्यादा स्ट्रेन हुई है, क्योंकि देखो इसमें ज़्यादा डिफॉर्मेशन हुई है, तो मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ही जब स्ट्रेन होती है तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, क्या मैंने आपको ये बताया है कि इस रबर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? देखो अगर मैं 2 सेंटीमीटर स्ट्रेचिंग इस रबर बैंड में करता हूँ, देखो 2 सेंटीमीटर को स्ट्रेच कर देता हूँ, अब इसमें क्या आ गया? स्ट्रेन आ गया। लेकिन इसी के बरक्स अगर मैं 1 सेंटीमीटर इसको स्ट्रेच करता हूँ तो मुझे तो स्ट्रेन इसमें ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि ये ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेन है वो जस्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लेंथ में कितना चेंज आया है, बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जिसको आपने स्ट्रेच किया है या जिसकी लेंथ में चेंज लाए हैं उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ। इट्स मीन जब तक आपको ओरिजिनल लेंथ ना मालूम हो आप चेंज इन लेंथ को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है। देखें इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है, उसकी पॉकेट में 50,000 रुपीज है, 50,000 रुपए हैं। अगर उसमें से 50 रुपीज कहीं गिर जाते हैं तो अब वो पर्सन क्या करेगा? लंबी लंबी फिलॉसफी झाड़ेगा, क्या हो गया 50 रुपए गिर गए हैं तो कुछ नहीं होता, 50 रुपए से क्या हो जाना था। लेकिन अगर एक पर्सन के पास 100 रुपीज है और उसके 50 रुपीज गिर जाते हैं, वो तो बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाएगा कि मेरे आधे पैसे गिर गए हैं। अब है तो 50 रुपीज ही, लेकिन दोनों पर्सन के मुताबिक 50 रुपीज की वर्थ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक के पास 100 थे, एक के पास 50,000 थे। इसका मतलब है किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग 50 रुपीज की वर्थ कितनी है ये इस पे डिपेंड करता है कि उसके पास टोटल रुपीज कितने थे। तो इसी तरह स्ट्रेन भी इस तरह से हम फाइंड करते हैं कि चेंज इन लेंथ कितना आया है ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले में, चेंज इन लेंथ कितना आया है ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले में। अगर मैं इस तरह से लिखूं चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ में चेंज कौन लेकर आता है? ऑब्वियसली टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से। ऐसी स्ट्रेस जो चेंज इन लेंथ लेकर उसको हम क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहां पर फिर चेंज इन लेंथ अवर ओरिजिनल लेंथ ये हमें स्ट्रेन तो देगा, लेकिन कौन सी स्ट्रेन देगा? टेंसाइल स्ट्रेन देगा। कौन सी स्ट्रेन देगा बच्चों? टेंसाइल स्ट्रेन। तो यहां पर फिर आपको फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन समझ आ चुकी है जो कि टेंसाइल स्ट्रेन है। अब मैं इसी डेफिनेशन को उठा के यहां पर लिख देता हूं। यहां पर अब टेंसाइल स्ट्रेन की डेफिनेशन में यही लिख दिया है, टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ ए बॉडी टू इट्स ओरिजिनल लेंथ व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। जब भी किसी बॉडी पर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की जाती है, यानी ऐसी स्ट्रेस जो उसकी लेंथ में चेंज लेकर आए, तो उस केस में हम टेंसाइल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? लेंथ में जितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वहां से हमें क्या मिलता है? टेंसाइल स्ट्रेन मिलती है। जैसे अभी मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पर अब देखिए ये एब्सोल्यूट लेंथ है इसकी जो कि L0 है, यानी कि ओरिजिनल लेंथ है इसकी यहां से यहां तक, दिस इज L0। जब मैं इस पर इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो उस केस में क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। इस साइड से मैंने इधर फोर्स लगाई, इस साइड से इधर फोर्स लगाई, जब मैंने फोर्सेस लगाई तो इसकी लेंथ ने क्या किया? इंक्रीज किया, इसकी लेंथ में चेंज आया। तो यहां पर भी ये L0 ओरिजिनल लेंथ थी, जब यहां पर फोर्सेस अप्लाई की तो इसकी लेंथ में चेंज आया। अब यहां पर जो चेंज इन लेंथ है वो हम कैसे फाइंड करते हैं? देखिए इसकी अगर हम टोटल लेंथ यहां से यहां तक मेजर करें जो कि इंक्रीज लेंथ है, यहां से यहां तक अगर हम टोटल मेजर करें और उसमें से L0 को माइनस कर दें तो हमें इन पोर्शंस की लेंथ मिल जाएगी। चेंज इन लेंथ का यही मतलब है कि टोटल में से आप L0 को माइनस कर दें, यानी इन पोर्शंस की लेंथ डिवाइडेड बाय L0 ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पर हमने लिखा है इफ डेल्टा L इज चेंज इन लेंथ, अगर डेल्टा L यहां पर चेंज इन लेंथ हो और L0 ओरिजिनल लेंथ हो तो उस केस में हम टेंसाइल स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अगर मैं स्ट्रेन का यूनिट लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? देखिए यहां पर भी लेंथ है, यहां पर भी लेंथ है, इसमें भी यूनिट मीटर आएगा, इसमें भी मीटर आएगा, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएंगे तो इस केस में फिर स्ट्रेन क्या बन जाएगी? डायमेंशनलेस। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये एक नंबर होगा। और फर्स्ट चैप्टर के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस में भी
मैंने आपको डायमेंशनलेस क्वांटिटी की एग्जांपल में स्ट्रेन लिखवाई थी। सिंस स्ट्रेन इज रेशियो ऑफ लेंथ, क्योंकि ये रेशियो ऑफ लेंथ ऐसी क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस, एंड देयरफॉर हैज नो यूनिट, जिसकी वजह से इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन क्या हर बार इंक्रीज ही करेगी? अगर मैं इस तरह का एक स्प्रिंग लूं जो कि बॉल पॉइंट में होता है, इसको अगर मैं इस तरह से कंप्रेस करूं अंदर की तरफ, अब भी तो इसकी लेंथ में चेंज आया है, लेकिन अब की बार लेंथ ने क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करें, कंप्रेसिव स्ट्रेस कौन सी होती है, ऐसी स्ट्रेस जब मैं अप्लाई करूं तो ये स्प्रिंग क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, उस स्ट्रेस को हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। और जब कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वहां पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेन। इस वजह से हमने यहां पर लिखा है, इफ स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है तो उस केस में हम उसे कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो यहां तक फिर टेंसाइल स्ट्रेन तो आपको समझ आ चुकी है। अब चलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की तरफ। जिस तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस थी इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है। नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को भी इसी तरह से डिफाइन किया है। मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप उसके ऊपर हर तरफ से फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं और यूनिफॉर्म फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं। जैसे मैं इस पे हर तरफ से फोर्सेस एक्सर्ट करता हूं तो आप देख रहे हैं कि इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है। अब यहां पर एक्चुअली ये जो स्ट्रेस थी ये कौन सी थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो बॉडी में जो स्ट्रेन आएगी दैट वुड बी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम था, जब मैंने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई की तो यहां पर इसका वॉल्यूम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अगर मैं इस चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिवाइड कर दूं तो यहां पर मुझे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिलेगी। इसी वजह से डेफिनेशन लिखी है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, यहां पर जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई की है तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब हमने कहा हुआ था इफ डेल्टा वी इज दी चेंज इन वॉल्यूम, यानी यहां पर इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है, लेट से वो चेंज कितना है, डेल्टा वी, और इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो वी नॉट है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमने फार्मूला क्या लिखा है, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है, यहां पर हमने कहा है डिवाइडेड बाय वी नॉट। अब यही वाली जो डायग्राम थी जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, इसी को उठा के हमने यहां पर बना दिया है। क्या किया है कि एक क्यूब बनाया है, ये जो ब्लैक कलर वाला क्यूब है ये ओरिजिनल क्यूब है, जब इस पर कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं की हुई। जब मैं इस पर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, यानी ये वाला क्यूब छोटा हो जाएगा। अब इसी तरह का एक छोटा क्यूब बनाकर इस बड़े क्यूब में बिठा दिया है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब आप इस पर हर तरफ से फोर्सेस लगाएंगे, यहां से भी फोर्स, यहां से भी फोर्स, यहां पर भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, जब हर तरफ से आप फोर्सेस लगाएंगे तो क्या होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। यहां पर जो वॉल्यूम में चेंज आया उसको हम डेल्टा वी कह रहे हैं। अब चेंज होके वॉल्यूम कितना रह गया, ये मुझे कैसे मिलेगा, ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस चेंज इन वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है, यहां से स्क्वीज होके ये इतना रह गया रेड वाला, अब यहां से भी ये स्क्वीज हुआ है, यहां से भी, यानी यहां पर ओवरऑल वॉल्यूम कम हो गया। ये जो वॉल्यूम आपको बाहर नजर आ रहा है इस रेड वाले क्यूब के बाहर और ब्लैक वाले क्यूब के अंदर, ये क्या है एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम, कि इतना वॉल्यूम चेंज हुआ है। अगर मैं ओरिजिनल वॉल्यूम में से ये चेंज इन वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो मुझे इस छोटे क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा, जो कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है। तो यहां पर आपको समझ आ चुका है, ये जो खाली खाली स्पेस आपको नजर आ रही है इस रेड वाले क्यूब के बाहर, ये है डेल्टा वी, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं इस खाली खाली स्पेस को इस बड़े ब्लैक वाले क्यूब में से माइनस कर दूंगा तो मुझे ये अंदर वाले क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा, इस वजह से मैंने लिखा है v माइनस डेल्टा वी। तो यहां पर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी समझ आ चुकी है। इस फिगर से अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये जो चेंज आया है वॉल्यूम में, ये जो खाली खाली वाली स्पेस है, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, वी नॉट, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, वी नॉट कह दूंगा। और यहां पर भी बेहतर है कि आप इसको वी नॉट लिख डालें, ताकि यहां से मालूम होता जाए कि ये ओरिजिनल वॉल्यूम था। तो इस चेंज इन वॉल्यूम को, यानी जो खाली स्पेस का वॉल्यूम है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि ब्लैक क्यूब के अंदर एक रेड क्यूब आपको छोटा नजर आ रहा है, जितना छोटा नजर आ रहा है बाहर उसकी वाली जो स्पेस है इट इज रिप्रेजेंटिंग डेल्टा वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम को डिवाइड करूंगा किसके साथ, वी नॉट, यानी ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, तो यहां पर क्या मिलेगा, डेल्टा वी ओवर वी नॉट। इसको आप मजीद थोड़ा सा बेहतर कर लें, यहां पर आप लिख दीजिए ओरिजिनल वॉल्यूम। क्या लिख देंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम।
ताकि ये जो फिगर है आपकी इस डाटा के साथ अलाइन कर जाए। यहाँ पर ये ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया V0, जो कि इस पूरी क्यूब का वॉल्यूम है, और उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम कितना है, ये जो आपको खाली स्पेस नजर आ रही है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। तो जब मैं इस चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम पे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन की नेक्स्ट टाइप है शेयर स्ट्रेन। इससे पहले कि हम शेयर स्ट्रेन की डेफिनेशन को देखें, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि शेयर स्ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि एक्चुअल थिंग तो कंसेप्ट है। अगर कंसेप्ट आता होगा तो फिर सब कुछ समझ आ जाएगा, और अगर कंसेप्ट न समझ आया फिर रट्टा ही है। तो शेयर स्ट्रेन का कंसेप्ट क्या है, देखें, अगर मेरे पास इस तरह की एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है नहीं, लेकिन आप इसको कंसिडर कर लें कि रिजिड बॉडी है। एक्चुअल रिजिड बॉडी की जो मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 3 में, वो क्या थी कि अगर बॉडी पे 2 पॉइंट्स कंसिडर करें और उस पर आप जितनी भी फोर्स अप्लाई कर दें, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, तो हम ऐसी बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। यहां पर सपोज कर लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि ये एक रिजिड बॉडी है। अब इस पे मैं क्या करूंगा, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा। जब मैं शेयर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा तो एज ए रिजल्ट जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी दैट वुड बी शेयर स्ट्रेन। अब देखें, ये एक ऊपर वाली लेयर है, ये क्या है, नीचे वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर है। अगर मैं इस ऊपर वाली लेयर पे इस तरह से स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई करता हूं, शेयर स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो लेयर है ये नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेस हुई है, और यहां पर ये जो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेस हुई है, लेट्स से वो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है। तो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स को इन दोनों लेयर्स के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस से डिवाइड कर दूं, यानी डेल्टा एक्स ओवर वाई कर दूं, तो मैथमेटिकली मुझे शेयर स्ट्रेन मिलती है। तो फिर यहां से मैंने शेयर स्ट्रेन को क्या लिखा है, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर वाई, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ऊपर वाली लेयर पे फोर्स अप्लाई की थी, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये क्या है, एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जब अप्लाई किया है तो ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेस हुई है, वो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा एक्स, और इन दो लेयर्स के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज वाई। अगर मैं डेल्टा एक्स ओवर वाई करूंगा तो मुझे वहां से क्या मिलेगा, शेयर स्ट्रेन मिलेगी। तो यहां पर फिर डेफिनेशन में कुछ इसी तरह से लिखी है, शेयर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो। देखिए यहां पर ये है तो रेशियो ही, जितनी भी स्ट्रेन्स हैं इन सब में रेशियो ही थी, एक में लेंथ की रेशियो, एक में वॉल्यूम की रेशियो, और अब हम इस तरह से कर रहे हैं कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ओवर वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहां पर फिर क्या लिखा है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसकी, वन लेयर की, ऊपर वाली लेयर की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट से, नीचे वाली के रिस्पेक्ट से। तो क्या लिखा है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ बॉडी टू वर्टिकल डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। और शेयर स्ट्रेन कब होगी, जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि इस बॉडी की शेप चेंज हो गई है। पहले ये क्या था, क्यूब था, जब यहां पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई की है इस बॉडी की शेप चेंज हो गई है। अब यहां पर जो स्ट्रेन है दैट इज नोन एज शेयर स्ट्रेन। तो यहां से फिर आपको समझ आया कि शेयर स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है। देखो डेफिनेशन ये है कि अगर मैं ऊपर वाली लेयर को डिस्प्लेस करवाता हूं, लेट्स से वो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, यानी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। Relative displacement of one layer that is delta x divided by perpendicular distance between two layers that is y। तो delta x over y करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, शेयर स्ट्रेन। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद होगा तो ये डेफिनेशन तो बहुत ही आसान है। अब अपनी फार्मूला में ऐसे ही नहीं लिख देना कि ये फार्मूला होता है, क्योंकि देखें डेल्टा एक्स ओवर वाई है तो आपको थोड़ा बहुत बताना भी तो पड़ेगा कि डेल्टा एक्स क्या है और वाई क्या है। तो यहां पर बता दिया, लेट वाई बी द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ ए रिजिड बॉडी, कि ये क्या है, एक रिजिड बॉडी है, ये इसका एक फेस है, ये दूसरा फेस है। यहां पर ये दोनों अपोजिट फेसेस हैं, देखिए एक ऊपर वाला फेस है, एक नीचे वाला फेस है, यानी अपोजिट, ऊपर नीचे ये क्या बनते हैं, अपोजिट बनते हैं। तो यहां पर एक ऊपर वाला फेस है और एक नीचे वाला फेस है, तो इसलिए लिखा है लेट वाई बी द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी है, इस फेस और इस फेस के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज वाई, विच आर सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस। अब क्या किया है, यहां पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई की है। शेयर स्ट्रेस किस तरह से अप्लाई की है, कुछ इस पैटर्न पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर दिए, यहां पर इस रिजिड बॉडी में भी इसी पैटर्न पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई की है। तो क्या हुआ है, वन ऑफ इट्स फेसेस स्लाइड थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा एक्स। तो फिर ये जो एक फेस होगा ये दूसरे फेस की रिस्पेक्ट से डेल्टा एक्स स्लाइड करेगा। देखो इसने स्लाइड किया है तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है दिस इज डेल्टा एक्स,
one of its faces slides through a distance delta x, then shear strain is produced which is given by, तो फिर वहां पे shear strain प्रोड्यूस होती है जिसको हम इस रिलेशन से निकालते हैं, shear strain is equal to delta x over y, और shear strain को हम इस तरह से प्यारे से सिंबल से डिनोट करते हैं। ये आपने ऑलरेडी शायद मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, इसको हम गैमा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैमा, और यहां पर ये shear strain को डिनोट कर रहा है। अब यहां पर ये बात समझने वाली है कि tan थीटा कैसे आया है। देखिए बच्चों, अगर मैं इस ट्राइएंगल को थोड़ा सीधा करके अपनी आसानी के लिए बना लूं तो कैसा रहेगा। यहां पर रफ वर्क करते हैं अपनी आसानी के लिए, यानी थोड़ा इस तरह से करके मैं बना लूं। ये y देखिए तो ये सीधी लाइन है, y इस तरह से सीधी ड्रा कर देते हैं लाइन। अब ये जो डेल्टा x है ये कुछ इस पैटर्न पर है, ये किस पैटर्न पर है, इस पैटर्न पर है, और साथ में एक ये वाली लाइन है, तो इस वाली लाइन को मैं कुछ इस पैटर्न पर ड्रा कर देता हूं। तो बच्चों ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ऐसा ही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें यहां पर थीटा है। एक बात तो आपने घोल के पी लेनी है कि थीटा के सामने जो होता है डेट इज परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी, अगर ये भूल गए तो फिर मैथमेटिक्स में ना तो ट्रिग्नोमेट्री समझ आएगी और ना ही फिजिक्स में ये वाली चीजें समझ आएंगी। थीटा के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और जहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा उसके सामने हमेशा हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। यहां पर देखो 90 का एंगल बन रहा है, यहां पे 90 का नहीं बन रहा, यहां पर भी 90 का नहीं बन रहा, ये 90 का बन रहा है, यहां पर ये नहीं 90 का बन रहा है। 90 के सामने जो कुछ भी होगा डेट वुड बी हाइपोटेन्यूज, डेट वुड बी हाइपोटेन्यूज, और जो कुछ बाकी बच जाता है डेट इज बेस। अब बच्चे क्या समझते हैं यहां पर कि ये वाली खड़ी लाइन है तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है। नहीं बच्चों, ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर वो होगी जो थीटा के सामने होगी। इसलिए ट्राइएंगल आपके पास कभी इस तरह से मुड़ के आ जाएगी, कभी इस तरह से मुड़ के आ जाएगी। तो यहां पर फिर परपेंडिकुलर ढूंढने के लिए क्या करना है, ये देखना है थीटा किधर होगा। थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और जो कुछ बाकी बच जाएगा डेट वुड बी बेस। अब यहां पर अगर मैं tan थीटा लिखूं तो वो क्या आएगा, tan थीटा यानी टेंजेंट थीटा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है परपेंडिकुलर अवर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, थीटा के सामने वाला, डेट वाज डेल्टा एक्स, तो इट्स मीन ये वाली साइड क्या थी, डेल्टा एक्स थी, और बेस क्या थी, ये वाली साइड जो बाकी बचती है। 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज, जो बाकी बचा वो बेस, तो इट्स मीन ये वाली y थी। परपेंडिकुलर अवर बेस मीन डेल्टा एक्स अवर वाई, तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अवर वाई। तो यहां से क्या मालूम हुआ, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अवर वाई, तो इट्स मीन मैं डेल्टा एक्स अवर वाई को tan थीटा लिख सकता हूं। अब ये वाली जो सारी कहानी है कि tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस कैसे होता है, cos थीटा का क्या फार्मूला होता है, sin थीटा किस तरह से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, ये सारी की सारी डिटेल और इनको याद करने की ट्रिक्स ऑलरेडी मैथमेटिक्स वाले सर आपको बहुत ही डिटेल में समझा चुके हैं। इस चैनल पर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट में, जो कि एक वन शॉट लेक्चर है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल्स पर। अगर आप ट्रू सेंस में ट्रिग्नोमेट्री को समझना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वाला लेक्चर सुन लीजिए। वहां पर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। तो वहां से आपको ये सारे फार्मूलाए मालूम हो जाएंगे, ऑलरेडी भी आपने पढ़े हुए होंगे मैट्रिक में। तो यहां पर फिर इसको tan थीटा के इक्वल रख दिया है। तो आपने मैथमेटिक्स में एक और चीज भी पढ़ी हुई है, यहां पर मैं भी आपको समझा देता हूं। देखो अगर टेंजेंट थीटा में थीटा बहुत छोटा हो जाए, इतना छोटा सा थीटा हो जाए, तो tan थीटा का जो जवाब निकल कर आता है वो भी थीटा के इक्वल ही होता है, ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल ही होता है। अगर यहां पर थीटा बहुत छोटा हो तो आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करके देख लीजिए, थीटा की वैल्यूज छोटी छोटी पुट कीजिए तो आपको tan थीटा का आंसर ऑलमोस्ट थीटा ही मिलेगा। तो इसका मतलब है जब थीटा बहुत छोटा हो जाता है तो फिर tan थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, यानी टेंजेंट थीटा का जो आंसर है वो ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल ही आता है। तो यहां पर फिर क्या लिख दिया है, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा मेजर्ड इन रेडियन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेजर्ड इन रेडियन। देखो रेडियन क्या होता है, चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये रेशियो ऑफ लेंथ्स होती है। थीटा इज इक्वल टू एस अवर आर, इसी तरह हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एस अवर आर, आर्क लेंथ अवर रेडियस, दोनों लेंथ्स थी। तो यहां पर थीटा का यूनिट क्या आ रहा था, रेडियन आ रहा था। इसका मतलब है कि यहां पर डेल्टा एक्स अवर वाई भी जब दोनों लेंथ्स हैं
तो tan थीटा को जब थीटा के इक्वल रखेंगे तो डेल्टा x ओवर y में से जो नंबर निकल के आएगा उसके साथ अगर यूनिट लगाना भी पड़ जाए तो क्या लगेगा, रेडियन लगेगा। इट्स मीन इन शॉर्ट यहां पर जो थीटा होगा वो रेडियन में होगा, क्योंकि ये भी रेशियो ऑफ लेंथ है। वो थीटा क्या था, रेशियो ऑफ लेंथ, उसमें हम यूनिट क्या यूज करते थे, रेडियन। यहां पर भी क्या है, रेशियो ऑफ लेंथ है, तो यहां पर भी थीटा का यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। उस केस में फिर tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, ये दो लाइन ऊपर एक ये वाली लाइन यानी इक्वल के ऊपर इस तरह से एक अलिफ मदा वाला आप डाल दें तो यहां पर क्या बन जाता है, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो यहां पर हमने लिखा है कि शियर स्ट्रेन एंगल थीटा की इक्वल हो सकती है जब थीटा क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहां पर फिर आपको शियर स्ट्रेन भी समझ आ चुकी है। स्ट्रेस स्ट्रेन और उनकी टाइप्स को पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आज के लेक्चर में हमने स्टडी करना है दैट इज यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस को स्टडी करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1727 की बात है, यानी 1727 की बात है। एक साइंटिस्ट थे लिनार्ड यूलर, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट। उन्होंने क्या किया कि इलास्टिसिटी का एक्चुअल कंसेप्ट मुतारिफ कराया। उन्होंने ये कहा कि जब भी आप किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, और उन्होंने ये कहा कि जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इतनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इतनी ज्यादा डिफॉर्मेशन होगी, डिफॉर्मेशन मीन इतनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। अब यहां पर जब मैं इसको खींच रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है, ये कौन सी स्ट्रेस है, जरा कमेंट्स में बताइए। ये खींचने वाली, खींच के लंबा करने वाली स्ट्रेस कौन सी होती है, इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। इसका मतलब है मैं जितनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करूंगा इतनी ही ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। इट्स मीन मैं जितनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करूंगा इतनी ही ज्यादा क्या होगी, टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। लाजमी नहीं कि यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन हो, बल्कि कोई भी स्ट्रेस हो जाए, मैं जितनी ज्यादा किसी भी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा एज ए रिजल्ट इतनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और लिनार्ड यूलर सर ने एक्चुअली यही बताया था कि जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इतनी ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जितनी ज्यादा आप टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इतनी ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। तो इट्स मीन यहां पर अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करके मैंने इक्वल का साइन लेके आना है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। क्या लिखूंगा, टेंसाइल स्ट्रेन। लिनार्ड यूलर सर के बाद एक और साइंटिस्ट आए, यंग। ये भी एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं जिनका फिजिक्स में एक नाम है। इन्हीं के नाम से एक एक्सपेरिमेंट है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और वो एक एक्सपेरिमेंट है जिसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी मटेरियल के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स आती है, कि किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, लेट्स से वो मटेरियल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कोई भी मटेरियल है, रबर है, उसके लिए क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा और इसकी फिक्स वैल्यू होगी। यानी उन्होंने कुछ ऐसी बात की कि अगर टेंसाइल स्ट्रेस को आप डिवाइड कर दे टेंसाइल स्ट्रेन से, यानी उस टेंसाइल स्ट्रेन को इधर ले आए, टेंसाइल स्ट्रेन, तो ये किसी को रह जाएगा, एक कांस्टेंट के इक्वल। और उन्होंने ये बताया था कि जब भी आप किसी मटेरियल पर टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे वहां पर टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी और इनकी रेशियो क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। किसी भी मटेरियल पर जब आप टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वहां पे टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी और एज ए रिजल्ट जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट होगा। और फिर लेटर ऑन इसी कांस्टेंट को हमने कह दिया यंग्स मॉडुलस। तो फिर हमने इसको इस तरह से लिखना शुरू कर दिया, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। क्या लिखना शुरू कर दिया, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। यहां से फिर आपको समझ आया कि यंग मॉडुलस क्या है। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, इनकी जो रेशियो है ये कांस्टेंट की इक्वल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, यंग मॉडुलस कहते हैं। अब यहां पर यंग मॉडुलस एक्चुअली बताता क्या है, यंग मॉडुलस एक्चुअली बताता क्या है। देखो इतना तो समझ आ गया कि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, लेकिन कोई फिजिकल कंसेप्ट भी तो होना चाहिए ना कि हमने इसको माइंड में कैसे रखना है, क्या कंसेप्ट है। देखिए कोई भी एक मटेरियल ले लीजिए, कोई भी क्या ले लीजिए, एक मटेरियल ले लीजिए या किसी भी मटेरियल की वायर ले लीजिए। उस वायर में, उस मटेरियल में कितनी स्टिफनेस है या कितनी ज़्यादा रिजिडिटी है, यानी वो वायर कितनी ज़्यादा रिजिड होगी या उसमें कितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी, उसमें क्या होगी, कितनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी,
ये एक्चुअली हमें कौन बताता है? यंग मॉडुलस। यानी यंग मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज्यादा निकल कर आएगी वो बॉडी इतनी ही ज्यादा स्टिफ होगी, वो मटेरियल क्या होगा? इतना ही ज्यादा स्टिफ होगा, उस मटेरियल की वायर्स इतनी ज्यादा सख्त होंगी। तो इट्स मीन यंग मॉडुलस हमें किसके बारे में बताता है? स्टिफनेस या फिर किसी भी मटेरियल की रिजिडिटी, वो कितना रिजिड है या फिर कितना सख्त है, इसके बारे में कौन बताता है? यंग मॉडुलस। तो यहां पर फिर यंग मॉडुलस की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन, और इसका फार्मूला क्या होगा? यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। तो चलिए यहां पर पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया द स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन, स्ट्रेस अप्लाइड पर यूनिट स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। लेकिन इससे जरा थोड़ी बेहतर डेफिनेशन अगर की जाए तो हम ये लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। ये क्या है? रेशियो है। जो इस तरह से आप डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं, दिस इज रेशियो, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। तो फार्मूला अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है कि टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन होगा यंग मॉडुलस का। अब अगर यहां से हम इसको मजीद लिखना चाहें तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस किसकी इक्वल होती है? फोर्स ओवर एरिया। स्ट्रेस जो भी हो फार्मूला F ओवर A ही होगा, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का फार्मूला एक ही रहेगा, फोर्स ओवर एरिया ही रहेगा। देन टेंसाइल स्ट्रेन का क्या फार्मूला होता है? ये भी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसी लेक्चर में। तो डेल्टा L ओवर L नॉट, यानी चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी ओरिजिनल लेंथ की रिस्पेक्ट से लेंथ में कितना चेंज आया है वो एक्चुअली क्या बताता है कि टेंसाइल स्ट्रेन कितनी है। यहां से अगर मैं यंग मॉडुलस की यूनिट लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? देखें डेल्टा L ओवर L, टेंसाइल स्ट्रेन की तो यूनिट होते ही नहीं है, बाकी रहेगी टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यंग मॉडुलस का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर फिर यूनिट की हेडिंग लगाएंगे, इट हैज सेम यूनिट, इट हैज सेम यूनिट as that of stress, as that of stress। और स्ट्रेस के क्या यूनिट थे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को फिर पास्कल में लिखते हैं, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर आपकी बुक में पेज नंबर 91 पर टेबल 5.1 दिया गया है, जिसमें सबसे पहले कॉलम में कुछ मटेरियल्स दिए गए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम एक मटेरियल है, इसका पहले यंग मॉडुलस लिखा गया है, उसके बाद बल्क मॉडुलस और उसके बाद शियर मॉडुलस। तो यहां पर आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस क्या होते हैं। देखें जिस तरह से यहां पर हमने लिखा है टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन इज यंग मॉडुलस, तो यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूं। अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन करूं, क्या करूं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस तरह से अगर मैं लिखूं स्ट्रेन, अब यहां से जो कांस्टेंट निकल कर आएगा उसको हम क्या कहेंगे? बल्क मॉडुलस। क्या कहेंगे? बल्क मॉडुलस। इसी तरह से अगर मैं शियर स्ट्रेस को शियर स्ट्रेन से डिवाइड कर दूं तो वहां से जो निकल कर आएगा डेट वुड बी शियर मॉडुलस। तो इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस को हम किस तरह से लिखते हैं और शियर मॉडुलस को किस तरह से लिखते हैं। यूनिट सेम रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। तो यहां पर ये कुछ वैल्यूज दी गई हैं यंग मॉडुलस की, फिर उसके साथ बल्क मॉडुलस की और शियर मॉडुलस की। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा सर ये वैल्यूज डिटरमिन कैसे होती हैं? तो ये जो यंग मॉडुलस है इसकी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनके जरिए हम डिटरमिन कर सकते हैं, जिनमें से एक सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है सर्ल्स एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है? सर्ल्स एक्सपेरिमेंट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में चलकर पढ़ेंगे कि सर्ल्स अपरेटस से हम किस तरह से यंग मॉडुलस डिटरमिन कर सकते हैं। उसी लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रॉपर मेथड भी पढ़ेंगे कि डिटरमिन किस तरह से किया जाता है। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है और उसके बाद स्ट्रेस की 3 टाइप्स पढ़ी है। कौन कौन सी 3 टाइप्स पढ़ी है? सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस, और याद रखें टेंसाइल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी कहते हैं और इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। उसके बाद हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ा और देन फाइनली शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस के बारे में याद रखें इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। आगे लेक्चर्स में चलकर क्योंकि ये नाम आएंगे तो मैंने कहा आपको पहले ही बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। स्ट्रेन की भी हमने 3 टाइप्स पढ़ी, जिनमें से सबसे पहली टाइप कौन सी थी? टेंसाइल स्ट्रेन, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और उसके बाद शियर स्ट्रेन। उसके बाद हमने यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ा और फिर हमने ये पढ़ा कि यंग मॉडुलस की वैल्यू हर स्पेसिफिक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है
और इसको हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड से फाइंड कर सकते हैं। उन्हीं में से एक मेथड का नाम है सर्ल्स ऑपरेटस। सर्ल्स ऑपरेटस के जरिए हमने फाइंड करनी होती है यंग मॉडुलस की वैल्यू। बहुत ही सिंपल सा ऑपरेटस है, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। इसलिए अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।